नमस्कार, मैं हूं मनोज और हम आपके करियर की बात कर रहे हैं। अगर हमें अपना करियर अच्छे से बनाना है और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करवानी है, अच्छे से उनको डेवलप करना है, विकसित करना है, तो हमें मन को जानना बहुत ज़रूरी है। अब मन को अगर जानना ज़रूरी है, तो हमें मन के विज्ञान को जानना ज़रूरी है और मन के विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मनोविज्ञान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसी मनोविज्ञान के कुछ बेसिक तत्वों के बारे में बात करेंगे कि मनोविज्ञान है क्या। बहुत पुराने टाइम में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। दर्शन शास्त्र, जो दर्शन शब्द है, वो हमारे दृश्य धातु से उसकी उत्पत्ति हुई है। दृश्य का मतलब होता है देखना, लेकिन वो नंगी आंखों से देखने को देखना नहीं बोलते। हमें अपने अंतरात्मा से देखना, अपने मन से देखना, अपने दिमाग से देखने को ही देखना, जब जब देखना होता है तो उसी को हम लोग दर्शन बोलते हैं। और जब वो दर्शन की जो कॉन्सेप्ट होती है, जो मन होता है, अगर वो जब बाहर आ जाता है तो उसको दर्शन नहीं कहते, उसको प्रदर्शन बोलते हैं। मतलब वो बाहर आ गया, प्रदर्शित हो गया, तो वहीं दर्शन का काम खत्म हो जाता है। मनोविज्ञान पहले दर्शन की शाखा थी, क्योंकि इसमें उतनी खोजबीन नहीं हुई थी। अभी इसमें बहुत ज़्यादा खोज हो गया और इनकी बहुत सारी शाखाएं बन गई और इन पे बर्डन भी बन गया, तो इनको अलग से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसको दर्शन के साथ में देखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब दर्शन को अगर हम समझे, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम वहाँ जब मंदिर में, जब मेन मंदिर में पहुँचते हैं, तो हम जब मूर्ति के सामने पहुँचते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करके हम कुछ मन्नतें मानते हैं, कुछ देखते हैं। तो जो चीज़ें मन्नतें मानते हैं उसी चीज़ को दर्शन बोलते हैं। और जब हम लौट के आते हैं तो हम बोलते हैं कि आप, जब कोई पूछता है कि आपने क्या कर लिया, तो हम बोलते हैं कि हमने दर्शन कर लिया। ऐसे ही हम जब चर्च में जाते हैं तो वहाँ भी आंख बंद करके ही दर्शन करते हैं। जब हम मस्जिद में नमाज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आंख बंद करके ही दर्शन करते हैं। जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं और गुरबाणी को सुनते हैं तो वहाँ पे भी हम आंख बंद करके ही, हाथ जोड़ के ही हम गुरबाणी को सुनते हैं, यानी जब गुरुद्वारे में जाते हैं। तो जब भी हम दर्शन का जो विषय है वो इंटरनल विषय है, एक्सटर्नल विषय नहीं है। दर्शन दर्शन हमारे जो मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा अगर हम माने कि पूरी दुनिया का हर इंसान दार्शनिक है, जितने लोगों में सोचने समझने की क्षमता है, और अगर हमारी आवश्यकता है, अगर हमारी नीड है, तो हमें सोचने की क्षमता हमारे पास है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हमें पानी चाहिए तो हमारे मन में कोई भाव आया, फिर हमने पानी मांगा, मतलब उसका क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, मतलब बोल दिया, उस चीज़ को बाहर आ गया। फिर हमें पानी मिल गया तो हमारी इच्छा क्या हो गई, शांत हो गई। तो उसी तरीके से दर्शन भी है। हमें भूख लगती है तो हमारे मन में एक विचार आता है कि हमें भूख लगी हुई है। तो जो भूख लगने का जो विचार आता है वही दर्शन है। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। अब हम समझते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो इसके जो हिंदी शब्द हैं उससे ही लग रहा है कि जो मन का विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। ऐसा विज्ञान जो मन का अध्ययन करता है उसी विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। और ये जो परिभाषा है, जो ये शुद्ध परिभाषा है जो हम बोल रहे हैं, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, ये अभी नई नहीं है। ये पहला ऐसा मानते थे और इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। ये पहले ब्रांच ऑफ फिलॉसफी थी, लेकिन अब ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी नहीं रह गई, अब ये इंडिविजुअल हो गया है। और क्यों नहीं रह गया, उसको हम इसके इतिहास के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से समझते हैं कि जो मन का विज्ञान है, जो फिलॉसफी है, जो साइकोलॉजी है, वो फिलॉसफी क्यों नहीं रह गई है। प्राचीन काल में जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, साइकी और लॉगोस। साइकी का मतलब होता है, मतलब है आत्मा, और लॉगोस का मतलब है स्टडी, यानी कि अध्ययन। और ये यूनानी भाषा का शब्द है, साइकी और लॉगोस, जो साइकोलॉजी ड्राइव्ड हुआ है। लेकिन आज के दिनों में ये चीज़ गलत हो गया है, ये परिभाषा गलत हो गई, इसका मतलब भी गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है, इसको हम अलग अलग करके समझते हैं। प्राचीन काल में प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्टो, इन महान दार्शनिकों ने, जो यूनान के रहने वाले थे, इन लोगों ने बोला कि जो हमारा ये मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है, ये साइंस ऑफ सोल है,
यानी आत्मा का विज्ञान है। इन्होंने ऐसा तो कह दिया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी धारणाएं भी दी, लेकिन जब लोगों ने इनसे सवाल पूछ लिया कि आत्मा क्या है, तो ये आत्मा के आकार, उसके रूप, उसको डिफाइन नहीं कर पाए, उसको बता नहीं पाए, क्योंकि आत्मा एक अमूर्त वस्तु था। और आज भी आत्मा जो है, आज तक भी आत्मा को कोई डिफाइन नहीं कर पाया है, आज भी आत्मा डिफाइन नहीं हुई है। इसीलिए ये इनकी जो कॉन्सेप्ट थी कि ये सोल ऑफ साइंस है, यानी आत्मा का विज्ञान है, वो फेल हो गया। ये समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए। मध्यकालीन में वाइव विलियम जेम्स विलियम वुड, ये महान दार्शनिक हुए यूनान के, इन लोगों ने कहा कि जो ये अपना मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी चेतना का विज्ञान है। ये चेतना कहा, और इन लोगों ने काफ़ी दिनों तक, लोग मध्यकालीन युग में लोग चेतना मानते रहे। मीन सब जो अपने दिमाग में चेतते हैं, जैसा मतलब हम ये चेत रहे हैं कि नहीं चेत रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, चेतना का मतलब होता है विचारना या समझना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि लोगों ने, अब कोई चेत रहा है, कोई नहीं चेत रहा है, कोई चेतेगा, कोई नहीं चेतेगा। मतलब जिसको अगर आधा चेतेगा तो उसको अर्ध चेतन बोलेंगे, और जो नहीं चेतेगा उसको अचेतन बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो दो भागों में बढ़ गए। कोई अर्ध चेतना को बता रहा था, कोई अचेतना को बता रहा था, कोई कॉन्शियसनेस को बता रहा था, कोई चेतना को बता रहा था। तो ये लोग भी चेतना को नहीं समझा पाए कि चेतना क्या होती है, और ये वाली परिभाषा भी साइकोलॉजी की नहीं मानी गई, मतलब ख़त्म हो गई, और आधुनिक युग आ गया। वर्तमान समय में जो मॉडर्न युग है, जो आधुनिक युग है, उसमें जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, इसको बिहेवियर ऑफ साइंस, बहुत सारे अपने दार्शनिक जो थे उन्होंने बिहेवियर ऑफ साइंस कहा। और इसमें से कुछ मुख्य जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर। ये लोग भी महान दार्शनिक थे और इन्होंने बिहेवियर कहा, और अभी तक यही माना जाता है कि बिहेवियर है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी दिमाग में सोचेगा, जो भी अपनी आत्मा से सोचेगा, वो अपने बिहेवियर के रूप में प्रदर्शित करेगा, बिहेवियर के रूप में प्रदर्शित करेगा। किसी ने अगर अच्छा सीखा है, अच्छा जाना है, उसकी आत्मा, अगर उसका मन जो है, उसका दिमाग जो है, उसकी जो चेतना है और उसकी जो आत्मा है, बनाई नहीं दोनों चीज़ों से गए, निकलती चीज़ें हमारे अंदर से ही हैं, निकलती चीज़ें हमारे अंदर से ही हैं। जो हमारी चेतना है और जो मेरी आत्मा है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा माइंड है, चीज़ें इसी से निकलती हैं। तो 20वीं सेंचुरी से आज तक, अभी तक जो है, मनोविज्ञान को बिहेवियर का विज्ञान ही माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी शाखाएं जनरेट हो गई, और इसी से आजकल इसी मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं, इसी मनोविज्ञान को हम लोग जानते हैं। तो मनोविज्ञान, बहुत लोगों का मानना ये होता है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं, जो लोग मनोविज्ञान पे काम करते हैं, जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मनोविज्ञान जरूरी होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैनिक जीवन में हर जगह मनोवैज्ञानिक का यूज है, मनोविज्ञान का यूज है, और हर इंसान को मनोवैज्ञानिक होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे बच्चे हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं, तो उनको मनोवैज्ञानिक बनाना भी ज़रूरी है, उनके मन को समझना ज़रूरी है। और उनको मनोवैज्ञानिक, वो किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, वो दुकान चलाना, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस मन के वाले विज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। और तभी वो अपने समाज के लिए एक अच्छे बिहेवियर का निर्माण करेंगे, एक अच्छे व्यवहार का निर्माण करेंगे। तो आज की डेट में बहुत सारी ब्रांचेज बन गई। हम कुछ ब्रांचों का जिक्र यहाँ करते हैं कि कौन कौन से जिक्र, मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएँ हैं, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी की। तो जो सबसे पहली ब्रांच है इसकी, वो है नॉर्मल साइकोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, जो संसार के सभी प्राणी हैं, जीवधारी हैं, पेड़ हों चाहे मतलब ये जीवधारी, अपने जिंदगी, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितनी जिंदा चीज़ें हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मीन्स वो ये नेचर में, इस संसार में वो नॉर्मली किस टाइप का व्यवहार करते हैं, तो उसको नॉर्मल साइकोलॉजी में, नॉर्मल साइकोलॉजी के थ्रू इनका हम अध्ययन करते हैं। अब दूसरा आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। उसी समाज में, उसी सोसाइटी में लोग एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं। जो प्राणी हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उनके एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाते हैं। तो उसमें जो इसका अध्ययन करते हैं, उसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आता है, उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, एबनॉर्मल व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अगला आता है ह्यूमन साइकोलॉजी। इसमें मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं,
इस वाले साइकोलॉजी वाले शाखा में, ब्रांच में। अगला आता है अपना एनिमल साइकोलॉजी। इसमें जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं कि बहुत सारी गायें हैं, वो दूध देती हैं, लेकिन उसमें से कुछ गायें हैं जो एक ही प्रजाति की हैं, एक ही जात के हैं और एक ही परिवार से हैं, एक ही समुदाय के हैं, लेकिन कुछ गाय दूध देते समय लात नहीं मारती हैं, जबकि कुछ गाय क्या है लात चलाती हैं, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन कैसे हो जाता है? तो इस टाइप का जो स्टडी होता है वो एनिमल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं। एनिमल बिहेवियर के अंदर जो एनिमल का बिहेवियर होता है उसके अंदर इसका अध्ययन करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। और ये चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, बाल मनोविज्ञान, ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इंसान अपने संतान की उत्पत्ति करना चाहता है और अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचना चाहता है। अब लोगों का मानना है कि ये केवल अध्यापकों के लिए ज़रूरी है। बच्चे स्कूल जाना कब चालू करते हैं और स्कूल में कितनी देर तक रहते हैं? जब हमारे बच्चे लगभग 3.5 साल या 4 साल के आज की डेट में जब हो जाते हैं तो स्कूल जाना चालू कर देते हैं। उससे पहले बच्चे कहाँ रहते हैं? या तो माँ के पेट में रहते हैं या तो माँ के पेट से बाहर रहते हैं, मीन्स अपने परिवार में रहते हैं। तो बाल मनोविज्ञान को जानना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये बहुत समाज के लिए बहुत गहरा विषय है और इसको हर किसी को जानना चाहिए। जो परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो माँ बाप हैं, उनको भी जानना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे परिवार अच्छा होगा और हमारे बच्चे तभी अच्छे बनेंगे, अदरवाइज हमारे बच्चों को अच्छा बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला आता है अपना एडोलसेंट साइकोलॉजी। इसमें जब हमारे बच्चे 13 साल के हो जाते हैं, 13 साल से ऊपर हो जाए, 9 साल के हो जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, 9 साल से ऊपर ही उनमें बॉडी में हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से इस साइकोलॉजी की स्टार्टिंग हो जाती है और जब ये 22-23 साल के हो जाते हैं, वहाँ तक के जो उनके बिहेवियर होते हैं, जो आदमी के यानी जो बच्चों के बिहेवियर होते हैं, जो इंसान के बिहेवियर होते हैं, उस साइकोलॉजी में, एडोलसेंट साइकोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। आगे आता है एडल्ट साइकोलॉजी। जो लोग 23 साल से बड़े होते हैं, 23 साल से लेकर और वृद्धावस्था से पहले तक, वहाँ तक जो अध्ययन किया जाता है उनको हम एडल्ट साइकोलॉजी में रखते हैं। मतलब उनके मन का अध्ययन करते हैं, वो समाज में कैसा व्यवहार करते हैं। अब अगर हम बात करें और ब्रांचेज की, तो अगले आते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। यानी इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है? काम होता है। काम में क्या होता है? प्रेशर दिया जाता है, लोग जॉब छोड़ देते हैं, लोग ज़्यादा काम करते हैं, लोग कम काम करते हैं। तो ये सब चीज़, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा रहता है, उनके व्यवहार गलत क्यों हो जाते हैं, उनके व्यवहार काम के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध क्यों हो जाते हैं, ये सब चीज़ का जो अध्ययन करते हैं, ऐसे साइकोलॉजी के ऐसे व्यवहारों का जो अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अगला आता है सोशल साइकोलॉजी, मतलब समाज के साइकोलॉजी में। अब किसी को राजनीति में अपना कैरियर बनाना है तो समाज की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज क्या सोचता है, अगर इस साइकोलॉजी को हम नहीं जानते, समाज की साइकोलॉजी और लोगों की साइकोलॉजी को हम नहीं जानते, उनके व्यवहार को हम नहीं जानते, उन्हें क्या चाहिए, तो हम अपना कैरियर इसमें नहीं बना सकते। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मतलब विकासात्मक जो व्यवहार होता है, विकासात्मक जो व्यवहार होता है, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, जो भी विकास उनके होते हैं, ऐसे व्यवहारों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें विकासात्मक साइकोलॉजी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जब हम किसी के जीवन को या किसी के व्यवहार को प्रयोगों के द्वारा जब हम समझते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जैसे बहुत सारे महान दार्शनिकों के स्कैनर का, बंदरों पे प्रयोग, चूहों पे प्रयोग, उनके मतलब हैबिटों में चेंजिंग, कुत्तों पे प्रयोग, घंटी बजा के खाने को बुलाना, ये सब सारे क्या हैं? ये हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जब हम किसी एक ही व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, एक एक व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं अलग अलग। अब सबका अपना व्यवहार अलग अलग होता है, हमारा व्यवहार अलग है, आपका व्यवहार अलग है, आपके बगल वाले का व्यवहार अलग है, तो उसका अध्ययन जिस साइकोलॉजी के थ्रू करते हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अगला आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे समाज के लिए। इसके बिना समाज अधूरा है और समाज कभी विकसित नहीं कर सकता। तो ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये जो हमारे अध्यापक हैं इनको तो जानना ज़रूरी है ही, प्लस जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं इनको भी जानना ज़रूरी है, और जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको भी साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी उनके बच्चे अच्छा कर पाएंगे। अगर एक जो गुरु है, जो अध्यापक है, अगर वो अकेले सोचेगा कि हम साइकोलॉजी जान के बच्चे को सब कुछ अच्छा दे देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे,
तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जितना रोल गुरु का है, जितना रोल स्कूल का है बच्चों को आगे ले जाने में, उतना ही रोल माँ बाप का है। तो जो बेसिक्स हैं इसके, मैं ये नहीं बोलता कि इनके एक्सपेरिमेंटों को आप जानिए, मैं ये नहीं बोलता कि इनके आप एक्सपेरिमेंटों को पढ़िए। और मेरा मानना ये है कि आज की जो अपनी ये हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी से जो छोटे लोग हैं, जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो 9th तक कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, और वो जो उनकी लोकल भाषा है वहाँ तक लोग पढ़ना जानते हैं। तो उस पढ़ाई के माध्यम से जो उनकी लाइफ की बेसिक चीज़ें हैं और अपने बच्चों को बेहतर करने के लिए, तो इतना तक तो अभी समझ सकते हैं। अभी अनपढ़ वाली जो भावनाएं थी वो लगभग जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वहाँ तक थी। लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, बहुत अच्छा बेहतर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने आने वाले समाज के लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा सीख करके लोग बेहतर कर सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी सोच क्या होती है कि हम सरकारों के सहारे बैठे, सरकार ऐसा करेगी तो ऐसा होगा। केवल सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, केवल स्कूल के सोचने से कुछ नहीं होगा, केवल समाज के सोचने से कुछ नहीं होगा। जब एक एक आदमी और दूसरों के लिए अगर हम नहीं सोच सकते तो कम से कम अपने लिए और अपने खुद के बच्चों के लिए हमें कुछ अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।